डियर स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 4 है टार्क। टार्क आपको पता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है कि रोटेशन एंड एनालॉग भी फोर्स का इसको कहते हैं और इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। आपने सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि टार्क जो है वो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म है। एक्चुअली जो है टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि आपके पास आर क्रॉस एफ के इक्वल होती है, लेकिन सेकेंडरी क्लासेस में हमने सिर्फ जो है वो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म इसको पढ़ा है और हमने सेकेंडरी क्लासेस में सिर्फ इसको जो है वो स्केलर के तौर पे ही ट्रीट किया है, यानी हमने सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की ही बात की है। आज हम इसकी मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे और डायरेक्शन की भी बात करेंगे। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ये एक नट है जिसको एक स्पैनर की मदद से खोलने की कोशिश की जा रही है। ये नट जो है ये इस पॉइंट के गिर्द ये घूम सकता है, यानी ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स लगाई जा रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक ये जो आपके पास है ये आर वेक्टर कहलाता है। इसके ऊपर फोर्स लग रही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे, तो ये आपके पास पता है कि फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर होता है। अब मूवमेंट आर्म क्या चीज है? मूवमेंट आर्म जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर आपके पास आर और एफ के दरमियान अगर आपके पास एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री के इक्वल हो, तो फिर स्पेशल केस में आपके पास आर ही आपके पास मूवमेंट आर्म होता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो टार्क होगा ये फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म होगा। आर साइन ऑफ थीटा जो होता है आर साइन ऑफ थीटा जो होता है वो आपके पास मूवमेंट आर्म कहलाता है। हमने एल को रिप्लेस कर दिया आर साइन ऑफ थीटा से। हमें पता चल गया कि जो मूवमेंट आर्म है ये एक्चुअली आर साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो आपको पास पता है कि अगर थीटा 90 हो साइन 91 हो गया, उस सूरत में सिर्फ आपके पास एल इज इक्वल टू आर होता है, यानी आर मूवमेंट आर्म उसी वक्त होता है जब आपके पास एंगल 90 होता है। हमेशा फोर्स और ये आर वेक्टर के दरमियान हमेशा एंगल 90 नहीं होता, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके ऊपर ये नुक्ता ओ है। ये पी वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। अब यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आर और एफ के दरमियान ये एंगल अब 90 डिग्री नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये आर अब मूवमेंट आर्म भी नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट आर्म क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये असल में आपके पास मूवमेंट आर्म है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपके पास यहां पे टार्क क्या होगा कि फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, ये एल। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट आर्म है एल, ये किसके इक्वल है? ये देखें कि अगर आपके पास ये जो आर की डायरेक्शन मैंने आगे को बढ़ाई है, आर और एफ के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी के पीछे को बढ़ा दी, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि क्रॉस एंगल्स ये जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। सो ये आपके पास जो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें ये जो ओ से लेकर पी तक ये जो ओपी वेक्टर है ये आर के बराबर है। यदि इस आर की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो सिंपली आर है। अब आर के ये दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक थीटा के साथ वाला और एक थीटा के सामने वाला। एक्चुअली हमें कंसर्न है इससे, ये जो थीटे वक्त के सामने वाला कंपोनेंट होता है ये आपके पास साइन के साथ आता है।
सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये जो परपेंडिकुलर है ये आर साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। सो यहां पे हम ये कहेंगे कि फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि ये जो आर साइन ऑफ थीटा होता है यही आपके पास मूवमेंट आर्म होता है। सो इस केस में आपके पास ये जो आर है ये मूवमेंट आर्म नहीं है, क्योंकि मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर जो होता है ये आपके पास मूवमेंट आर्म होता है। सो एफ इंटू आर साइन ऑफ थीटा। अच्छा, हम ये साइन ऑफ थीटा जो है अगर एफ के साथ लगा दें, यानी हम इसको आर इंटू एफ साइन ऑफ थीटा लिखें, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि ये एफ साइन ऑफ थीटा फिर क्या है। ये देखिए, ये फोर्स है, ये आपके पास आर वेक्टर आगे को बढ़ाया हुआ है, ये आर और एफ के दरमियान ये एंगल थीटा है। अब इस थीटा का ये जो सामने वाला कंपोनेंट है, यानी ये आपके पास ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक ये एफ कॉज ऑफ थीटा, एक ये एफ साइन ऑफ थीटा। एफ साइन ऑफ थीटा वो कंपोनेंट है फोर्स का जो कि आर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क की मैग्नीट्यूड है वो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म के इक्वल है, या कह लें कि फोर्स इनटू आर का वो कंपोनेंट जो एफ पे परपेंडिकुलर है, यानी आर का वो कंपोनेंट जो एफ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। या हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू है आर इनटू फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहां तक तो बात होगी सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की, लिहाजा अभी तक हमने टार्क के ऊपर ये वेक्टर का निशान इस्तेमाल नहीं किया। अब बात करते हैं टार्क की डायरेक्शन की, कि टार्क की डायरेक्शन किस तरफ है। ये जो टार्क है जिसकी मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा है, जिसमें आपके पास देखिए कि अगर हम टार्क को ये लिखें कि टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो जब आर क्रॉस एफ आपको पता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने पीछे लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, तो इसमें आंसर आता है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आपको पता है टार्क की हमने यही मैग्नीट्यूड अभी सारी डिस्कस की है। अब टार्क की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी जो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन होगी, यानी आप आर की डायरेक्शन में उंगलियों को रखेंगे, उसको एफ की डायरेक्शन में घुमाएंगे, अंगूठा जाहिर करेगा कि ये आपके पास आर क्रॉस एफ यानी टार्क की डायरेक्शन किस तरफ है। अब ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन में। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।